ने इस चीज की भूमिका को निभाने का ये प्रस्ताव यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में ये रखा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस प्रस्ताव को पेश किया और दुनिया के 70 से ज्यादा देशों ने हमारे इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पोषक अनाज या मोटे अनाज के प्रति जागरूकता देने के लिए एक अहम भूमिका निभाने का दायित्व दिया। यहाँ इस हॉल में बैठे हर भारतीय का ये दायित्व है कि हम मिलकर इस जन जागरण और एक मास चेंज के लिए अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दें, तभी इसको हम अपने लेवल पे सफल कर सकते हैं। जब हम एक बहुत बड़े परिवर्तन की बात करते हैं तो उस परिवर्तन को लाना किसी एक व्यक्ति विशेष के बस में नहीं होता। हम सब के छोटे छोटे प्रयास, छोटे छोटे बदलाव उस बड़े बदलाव की तरफ लेके चलते हैं। और चौथा सबसे अहम सवाल कि ऐसी क्या हमारी परंपराएं हैं, ऐसी क्या हमारी सांस्कृतिक धरोहर है जो आज हमें इस विषय के साथ बहुत गहराई के साथ जोड़ती है। साथियों, आपको पता होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब देश के प्रति और पूरे विश्व के प्रति जब मोटे अनाज से हमें जागरूक करने के लिए हमसे अपने मन की बात की, तो हमारे यहाँ उपजाए जाने वाले 3 अनाज विशेषकर बाजरा, रागी और ज्वार, इसको श्री अन्न के नाम से बोला गया और श्री अन्न के नाम से इसको श्रेणी में रखा। और श्री शब्द का हमारी परंपरा में बहुत आदर और सत्कार के साथ उसका सम्मान किया जाता है। श्री अर्थात जिसके अंदर शक्ति है, श्री अर्थात जिसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो हर परिस्थिति के साथ अपने आप को बचा सकता है, झेल सकता है। उसी तरह ये जो मोटे अनाज हैं जिसमें विशेषकर 3 अनाज बाजरा, रागी और ज्वार, ये श्री अन्न की श्रेणी में शामिल किए गए हैं क्योंकि किसी भी तरह की जलवायु में ये अपने आप को रेजिस्ट कर सकते हैं और इनके ऊपर किसी भी तरह की जलवायु का इतना विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। साथियों, जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आपने रिसोर्स मैनेजमेंट और रिसोर्स यूटिलाइजेशन की टॉपिक्स अपने बच्चों को, हम तो अक्सर इस तरफ से बात करते हैं, हम रिसोर्स कंजर्वेशन की बात करें तो अंग्रेजी के अल्फाबेट R को बार बार हम बात करते हैं, तो उसको हम R3 Rs we mention with respect to reuse of resources, then recycle of resources and reduce the consumption of resources। लेकिन जो आज का हमारा विषय है, हम दोबारा कैपिटल C अंग्रेजी के इस एक अल्फाबेट के साथ 3 डिफरेंट डायमेंशंस पे इस डिस्कशन को करने की प्रयास करेंगे। सबसे पहला कि ये सारा प्रयास जिसे हम जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित करते हुए आगे की तरफ निकलने का प्रयास कर रहे हैं, पहला एक डायमेंशन होगा हमारे किसान परिवार, हमारे कल्टीवेटर्स, जो हर अर्थव्यवस्था, हर समाज और हर राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। और दूसरा सबसे बड़ा जो पहलू है वो कंज्यूमर हैं। हम सब लोग कैसे इन मोटे अनाजों का हमारे स्वास्थ्य और हमारे साथ जुड़े हर एक पहलू पे प्रभाव पड़ेगा। मेरी को स्पीकर जो ऑनलाइन हमारे साथ थी, उन्होंने विस्तार से आपको बताया, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगी। और तीसरा क्लाइमेट, कैसे क्लाइमेट के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल है और अच्छा है ताकि हम तरह तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हमारे सामने आ रही हैं, हम इन सब से बच सकें। तो जो पहला सवाल जब हम फार्मिंग कम्युनिटी की बात करते हैं, इसमें लिखे गए ये सारे चंद वो एक एरियाज हैं जिसकी वजह से कृषि का क्षेत्र या आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक, या अगर हम विश्व स्तर पर भी अभी देखें तो कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें एक स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारे वो चीज़ें हैं जो धीरे धीरे किसानी और कृषि को एक बहुत मुश्किल की परिस्थितियों से जूझने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो ऐसे मोटे अनाज एक ऐसा विकल्प है कृषि और किसानी से जुड़े हुए हमारे सारे परिवारों का, जो इस तरह की पॉसिबिलिटी हमारी फार्मिंग फैमिलीज को दे सकते हैं। और जहाँ तक कंज्यूमर्स की बात है, मेरे को स्पीकर्स ने आपको बहुत इलैबोरेट करके बताया इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या इसके साथ होगा। और दूसरी बात, जब हम जनसंख्या की वृद्धि की बात करते हैं तो जनसंख्या की वृद्धि एक किसी क्षेत्र, राज्य या राष्ट्र विशेष की समस्या नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व की समस्या है जिसमें खाद्यान्न की पूर्ति करना हर एक के लिए उतना ही सीरियस इशू है। तो ये जितने सारे विकल्प हैं, हमें वक्त पर इसकी अवेलेबिलिटी मिलेगी, इसकी डिमांड होगी तो हमारे पास कंजप्शन भी आएगा। तो जो कंज्यूमर्स के साथ जुड़ा हुआ ये पहलू है, इसके ऊपर भी गौर की जा सकती है। उसके साथ जब हम
जलवायु के साथ बात करते हैं, और जैसे कि मैंने कहा जो प्राकृतिक आपदाएं हमारे सामने, और सबसे ज़्यादा प्रभावित जो प्राकृतिक आपदाओं से होता है वो हमारा किसान होता है। हमने कभी नहीं सोचा था कि केरला में इस कदर भयंकर बाढ़ आ जाएगी। कहीं सूखाग्रस्त हमारे किसानों के परिवार हैं, कहीं हमारे यहाँ और तरह की समस्याएं उभर कर आ रही हैं, और ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का मुद्दा तो हमेशा हर क्षेत्र के लिए एक बहुत सीरियस इशू है। कुछ और पहलू जो बहुत अहम है कि आज की इस परिचर्चा का हिस्सा बने, उसमें अगर भारत को एक अहम भूमिका निभानी है कि एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें इस मुहिम को लेके जाना होगा, तो थोड़ी आप सबकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में ही ऐसी कुछ कंड्यूसिव कंडीशन नहीं है कि हमारे यहाँ इस तरह के मोटे अनाजों की पैदावार होती है। अगर दुनिया भर में हम इस चीज़ को देखें तो बहुत जगह इस तरह की मोटे अनाजों की पैदावार है जो इस एक प्रयास को सफल करने में बहुत बहुत सहायक होगी। और दूसरा, जब हम अपनी कंट्री इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, आपसे भी कहा गया कि ये पूरे वो राज्य हैं जिसमें इस तरह के मोटे अनाज की पैदावार होती है। और जहां बाजरे का सवाल है तो बाजरा तो हमारे यहाँ, इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा इन द वर्ल्ड। सो ये बहुत बड़ी बात है कि हम इस एक स्ट्रेंथ को आगे एक्सप्लोर करें और किसानी के क्षेत्र में अपने किसान भाइयों के लिए बेहतरीन विकल्प लेके आएं। क्योंकि मेरा रिसर्च, मेरा काम जम्मू रीजन के साथ है। एक छोटा सा रेफरेंस यहाँ मैं आप सबके लिए बताना चाहूँगी, एक छोटा सा एनालिसिस कि कैसे जम्मू डिवीजन के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में जो मिलेट्स का प्रोडक्शन है वो कहाँ एक रीजन में, एक डिस्ट्रिक्ट में कंसंट्रेटेड है, और कैसे हम डिफरेंट तरीकों से इसे और एक्सटेंशन तक लेके जा सकते हैं। क्योंकि आज जब बात करते हैं तो डेवलपमेंट शुड परकोलेट टू दी रीजन्स, इट शुड कम टू द स्मॉल माइक्रो रीजन्स। इसी के साथ साथियों, एक बहुत बड़ा जो डिस्कशन का एस्पेक्ट है कि इन मोटे अनाजों को हमें अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखकर समझना होगा। और सबसे पहला, जहाँ पे हम इन्हांसमेंट ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, और मोटे अनाज जिसमें कि आपने सुना होगा कि इसमें लागत कम और पैदावार ज़्यादा, और इससे हमारे किसान भाइयों को कितना लाभ होगा, इसके बारे में मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं। और दूसरा कि अगर हम इस तरह के जागरूकता से जुड़े हुए कार्यक्रम करेंगे तो उसमें वैल्यू एडिशन क्या होगा, और वैल्यू एडिशन के लिए कैसे बेहतरीन विकल्प हैं, कैसी प्रोसेसिंग है, कैसा उसके अंदर इनोवेशन है, कैसे टेक्नोलॉजी के साथ हम उसके साथ जोड़कर हम अपनी किसान और एग्रीकल्चर के सेक्टर में एक बेहतरीन विकल्प देंगे। इस कार्यक्रम से पहले आपने डॉक्यूमेंट्री सुनी, एक बहुत फेमस शेफ हैं, उन्होंने भी बताया कि कैसे बेहतरीन विकल्प हैं, स्नैक्स हैं। आपने सुना होगा कि जो प्रयास भारत सरकार की तरफ से हो रहे हैं, हमें अपने सरकारी अफसरों में स्नैक्स में भी मिलेट्स के ही ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना होगा। तो ये सारे वो ऑप्शंस हैं जहां पे हम बेहतरीन रेसिपीज के साथ रेस्टोरेंट्स, होटल्स में ये सब ऑप्शंस अपने कस्टमर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए अवेलेबल रखें। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो सूत्र है जो इस पूरे प्रयास को और आगे लेके जाने में सहायक होगा, उसके संदर्भ में बात करते हुए आज भारत को इस तरह से अपने युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ना है, जो रोजगार वो स्टार्टअप के शक्ल में बाहर निकल कर आए। तो स्टार्टअप कैसे होंगे, कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर इसके साथ कोलैबोरेट करेगा, इस और भी बहुत ज़्यादा प्रयास और देखने और समझने की आवश्यकता है। और जहाँ तक इसके न्यूट्रिशन की बात है, मेरे साथियों ने विस्तार से आपसे कहा कि कैसे हमारी सेहत के लिए बहुत सहायक होगा। और जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं, एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी कि आप सब ने किनुआ के बारे में ज़रूर सुना होगा। वो भारत की फसल नहीं, भारत की जलवायु उसकी प्रोडक्शन नहीं करता, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मेरी किचन के शेल्फ पे किनुआ का एक पैकेट है, बाजरे का पैकेट नहीं है। ये वो अवेयरनेस है जो ग्लोबल लेवल पे किनुआ की मार्केटिंग में 2013 में वो वहाँ के प्रयास से शुरू की। आज वो वक्त है कि हम अपने श्री अन्न और उसके साथ जुड़े हुए सारे मोटे अनाजों की उस तरह से मार्केटिंग करें, उस तरह से लोकप्रियता बनाएं कि हम खुद अपने घर और रसोई में, अपने डाइनिंग टेबल पे आदर सत्कार के साथ इन अनाजों को अपने किचन का हिस्सा बनाएं, अपने डाइनिंग टेबल का हिस्सा बनाएं, अपने भोजन का हिस्सा बनाएं। और जहाँ तक इंटरनेशनल आउटरीच का सवाल है, दोबारा अवेयरनेस के साथ एडवर्टीजमेंट, ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, एक सेक्टर है जिसके साथ इस तरह की मुहिम को जोड़कर हम आगे सफलता के साथ बढ़ सकते हैं।
और पॉलिसी इंटरवेंशन। आज का ये कार्यक्रम जहां अवेयरनेस का मुद्दा है और आप डिफेंस सर्विसेज की तरफ से आपने हमें मौका दिया कि आज हम इस कार्यक्रम के शिरकत कर सके। दिस इज द पॉलिसी इंटरवेंशन वेयर ऑल द इंस्टीट्यूशन, वो उच्च शिक्षा संस्थाएं हो, वो यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेजेस हो, स्कूल हो, इस मुहिम को हमें एक साथ लेके आगे चलना होगा। साथियों, इसके साथ साथ और बहुत चीज़ें हैं जो मैं इस ऑडियंस को एड्रेस कर सकती हूँ, लेकिन समय की किल्लत हमेशा हर किसी मीटिंग और ऑर्गेनाइजेशन में होती है। एक पहलू जिस तरफ मेरा व्यक्तिगत रुझान और मेरा समझ है, क्योंकि मैं एक सोशल साइंटिस्ट हूँ, एक रिसर्चर हूँ, अभी तक हमने जिस विषय पे भी बात की वो बात एग्रीकल्चर के साथ थी, वो बात कंज्यूमर्स के साथ थी, वो बात क्लाइमेट के साथ थी। लेकिन मेरे नज़रिए से इस विषय को हम एक भावनात्मक पहलू से भी देख सकते हैं, और वो भावनाओं से जुड़ा हुआ वो पहलू है मेरे साथियों कि हमारे इस प्ले में हमने अपने पुराने पुश्तों और अपनी पुरानी जनरेशन की बात की। मेरे दादा, मेरी दादी, मेरे पिताजी, उनकी वो जनरेशन जो आज ना जाने कितने हमारे हालातों की वजह से हमसे दूर होते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को अनवांटेड फील करते हैं। आज या जब भी कभी हमें वक्त मिले, मैं भी इसे अपने आप पे अमल करना चाहूँगी कि मैं अपने माँ, बाबा, अब्बा और अम्मा से ये बात करूं और पूछूं कि जब आप बाजरे की रोटी बनाते थे बाबूजी, तो खाने में क्या लहसुन की चटनी अच्छी लगती थी या पुदीने की चटनी अच्छी लगती थी। और जब इस तरह का संवाद होगा, अपनी अम्मा से सवाल करें कि अम्मा, जब बाजरे की रोटी बनाती थी तो आटा क्या गर्म पानी से गूंथती थी या ठंडे पानी से। यकीन मानिए, जिस भाव के साथ हम अपने बुजुर्गों से जुड़ेंगे और अपने आप को वो हमारे साथ जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, उससे बड़ा और सुख, संतुष्टि और खुशी हम अनुभव नहीं कर सकते। तो ये मिशन जहां हम मोटे अनाजों की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ जलवायु, एग्रीकल्चर या कंज्यूमर तक सीमित नहीं है। ये हमारी जिंदगी को भावनाओं के साथ जुड़ेगा, अपनों के साथ जुड़ेगा। आए मिलकर, एक साथ मिलकर अपनों से जुड़ें, क्योंकि अपनों से जुड़ेंगे तो खुशहाल रहेंगे, खुश रहेंगे, समाज और राष्ट्र की बेहतरी के लिए काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।